अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएस प्रेसिडेंट शॉकिंग स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान यूएस पाक रिलेशन सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। तो जो शॉकिंग स्टेटमेंट थी आपको भी पता ही है। अब पहले वर्ल्ड फेयर की वीडियो की, फिर मेजर साहब की, अब जी रिकमेंडेड वीडियो है सैयद मुजम्मिल की। तो इनकी वीडियो भी नॉलेजेबल होती है। तो आज जो टकराव था मेजर साहब की बातों में और इनकी बातों में होता है या फिर सेम होती है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? यू वांट टू वीडियो स्टार्ट। तो आज से चंद महीने पहले इमरान खान साहब ने हमें ये बताया कि जैसे ही मैं हुकूमत से निकलूँगा तो अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली नॉट कह चुका हूँ और रशिया से इंगेज कर रहा हूँ। इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया और मेरे से बात करने को रजामंद नहीं है। इसीलिए साइफ़र भी आया जिसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को निकालो, फिर आपसे बात होगी, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। तो हमने ये बिलीव कर लिया कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब के जाने के बाद जिस तरह कहा जा रहा था अमेरिका ख़जाने के मुंह खोल देगा शहबाज शरीफ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का दोबारा से इन्फ्लुएंस पैदा हो जाएगा और बायलैटरल ट्रीटीज़ किए जाएंगे, रवाबित अच्छे हो जाएंगे, इसका बिल्कुल उलट हो गया। और ऐसा बयान आ गया जो शायद इमरान खान साहब के दौर में भी ना आया हो। तो उससे एक नैरेटिव तो फेल हो गया ना कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इसलिए आई है कि अमेरिका खुश हो जाए। हालांकि जैसे ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है अकॉर्डिंग टू देम, तो हुआ यह है कि अमेरिका और ख़िलाफ़ हो गया। शायद उसकी वजह यह है कि पहले इमरान खान साहब की हुकूमत या ये वाली हुकूमत, दोनों में अमेरिका की आंखों में कोई फ़र्क नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है 2022 जो उन्होंने अनाउंस की है उसका हिस्सा ही नहीं बनाया। पाकिस्तान's name is not there in the national security policy of America in this year। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रह गई है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो बाइडन साहब, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक चैरिटी डिनर में एक कैजुअल गुफ्तगू के दौरान जब वो अमेरिका को ग्लोबल चैलेंजेस की बात कर रहे थे कि अमेरिका कौन कौन से थ्रेट फेस कर रहा है, तो पाकिस्तान का नाम भी ले लिया और उन्होंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, लुक एट पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ख़तरनाक ममालिक में से एक है। न्यूक्लियर वॉर हेड्स विदाउट एनी कोहिजन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जौहरी हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, लेकिन कोहिजन नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है पाकिस्तान की कि वो उन हथियारों को सेफगार्ड कर सके। और इससे दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये है कि जो बाइडन के कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ़ नहीं है और उसकी जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको सिक्योर करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्पेसिफ़िकली बात नहीं की गई। बात ये की गई है कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में सियासी नापुख्तगी है, पाकिस्तान में केओस है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, और एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो है वो दुनिया भर के लिए ख़तरा होता है। तो ये दो मतलब जो निकले हैं, इसमें से बहुत से लोगों ने पहला मतलब लिया है और बहुत से लोग कोट भी करना शुरू हो गए हैं रिसर्चर्स को। जैसे कि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव है NTI, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने बहुत इम्प्रूव किया है अपने न्यूक्लियर हथियारों को सिक्योर करने के लिए। तो लोगों ने ये रिसर्च कोट की और बड़ा कुछ कोट किया कि देखें हमारे स्टॉक पाइल जो है वो सिक्योर है, और हम पे बेवजह तनकीद की गई है। लेकिन बात यह है कि जो बाइडन का जो इशारा था वो उस तरफ था कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक न्यूक्लियर कंट्री भी है विच इज़ एन एसेंशियल थ्रेट। और इसीलिए बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को द वर्ल्ड्स हेडेक कहते हैं, यानी कि दुनिया का सर दर्द। कि अब इनके साथ करना क्या है ये समझ नहीं आती। तो इस स्टेटमेंट का रिस्पांस भी पाकिस्तान की तरफ से आया और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने US एनवॉय को बुलाया, डिमार्च करने की बात हुई और एहतजाज किया अमेरिका से कि यह बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना बयान आपकी जानिब से दिया गया है और आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया ये बात करने से पहले। तो प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, नवाज़ शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और उसमें यह कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो
इनसिक्योर हो या फिर वो सफिशेंट ना हो। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि हमने कब दुनिया में जाके नुक्लियर जो है ना वो एक वॉर शुरू की है या किसी को ख़तरा लाक हुआ है हमसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ये भी कहा कि ये जो करंट रजीम मुल्क के ऊपर आई हुई है ये इसका फेलियर है। शीरी मज़ारी साहिबा जो कि एक्स ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बाइडन साहब माफ़ी मांगे पाकिस्तान की आवाम से, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत फेल हो चुकी है इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। इतना ज़्यादा शीरी मज़ारी साहिबा को लगता है कि हमारी ईगो है और नार्सिसिस्टिक है इतना ज़्यादा हम, कि हमें लग रहा है कि जो बाइडन असल में बहुत ज़्यादा उसका ज़मीर मलामत कर रहा है अंदर से कि मैंने एक हुकूमत इंस्टॉल की थी वो काम नहीं कर रही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाओ। तो खैर हर तरह का रिस्पॉन्स सामने आया और सबसे बड़ा रिस्पांस जो पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आता है या फिर एक कॉमन माइंडसेट से आता है, एक हर आम शहरी जिस तरह से सोचता है, वो ये आता है कि किस कदर ज़्यादती है हमारे साथ। अमरीकियों को शर्म नहीं आती, पूरी दुनिया पे हमले करते हैं, लोगों को मारते हैं और उंगली हमारे ऊपर उठाते हैं। पूरी दुनिया के ऊपर नुक्लियर हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क सिर्फ अमेरिका है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्स मार दिए जाके दूसरी जंग अज़ीम में। फिर भी हमें ख़तरनाक मुल्क कह रहा है। फिर लोग हज़ारों मिसालें देते हैं, वियतनाम की मिसाल देंगे, क्यूबा की मिसाल देंगे, इराक़ की मिसाल देंगे, अफ़गानिस्तान की मिसाल देंगे जहाँ पर अमेरिका ने आके बमबारियाँ की हैं, लोगों को मारा है। तो आगे से सारे के सारे मॉरल पुलिसिंग शुरू कर देते हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आपने इतने इंसानों का कत्लेआम किया, उसके बावजूद हमें बुरा कहते हो, हमें डेंजरस कहते हो। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि इस तरह की सोच जो कि ये कहती है कि दुनिया की जो अजीम ताकतें हैं, जिनके पास फ़ौजें भी बड़ी हैं, पैसे भी बहुत हैं, ताकत भी बहुत है और असर व रसूख भी बहुत है, इन्फ्लुएंस भी बहुत है, वो अखलाकियात की बेस पे दूसरी कौमों को डील करें और इंसाफ की बेसिस पे बातें करें। ये जो हमारी उम्मीद है ना उनसे, जो एक्सपेक्टेशन है, ये बिल्कुल डेलूजनल है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज हमने यही बात करनी है कि इस तरह के नैरेटिव्स का रिस्पॉन्स देने वाले लोग कब रियलिटी की तरफ आएंगे, ज़रा इसका तज्ज़िया करते हैं। तो बात यह कि आलमी कवानीन, अगर आपको ये लगता है कि वो इंसाफ की बुनियाद पे खड़े हुए हैं तो ज़रा रियलिटी चेक ले लें। एक जो ट्रीटी है जिससे पूरी दुनिया के जो जौहरी हथियार हैं वो रेगुलेट होते हैं, उसका नाम है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 में साइन किया गया था। अब आप कानून कितना मज़हका खेज़ है, कितना मज़ाही है, ज़रा ये सुने कि 1968 से पहले अगर आपके पास जौहरी हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स थे तो वो लीगल हैं अकॉर्डिंग टू UN, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक। 1968 से पहले अगर आपके पास हथियार थे जौहरी तो आप एक लीगल न्यूक्लियर कंट्री हैं। अगर 1969 के बाद आपके बने हैं हथियार तो फिर आप इलीगल हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस कानून का कोई सर पैर है? इससे यही मुराद है कि मैं जो है वो क्लैशनिकोव दुकान से जाके ले आऊँ और कहूँ कि शाम 4 बजे के बाद जो क्लैशनिकोव लेके आएगा ना उस पर पर्चा हो जाएगा, मेरे पे नहीं होगा। तो अब ये किसने डिसाइड किया? अमेरिका ने डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया? आपका ये सवाल है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इतने अनजस्ट कवानीन बनाते हैं। तो उसका जवाब ये है कि दुनिया के अंदर एक ही चीज़ गवर्न करती है ममालिक के दरमियान राब्तों को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, और उसका नाम है POWER, पावर। सिर्फ ताकत के तहत दुनिया में राब्ते कायम होते हैं और ताकत फ़ैसला करती है कानून क्या होगा। और इसको कानून की ज़ुबान में जिन्होंने LLB की हुई है उनको शायद पता हो, लीगल पॉजिटिविज़म कहते हैं। और लीगल पॉजिटिविज़म का मुकदमा ये है कि कवानीन का अखलाकियात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि कवानीन सिर्फ ऐसे बनते हैं कि एक सरबराह उठ के कह देता है कि आज से ये कानून है तो वो कानून बन जाता है। जॉन ऑस्टन का कोट, जो कि बहुत ज़्यादा कोट होता है दुनिया भर में, उसका जो क्रक्स आपको बता देता हूँ। लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरन विच इज़ बैक्ड बाय अ थ्रेट ऑफ सैंक्शन। तो वो ये कहता है कि कानून वो है जो कि एक असर व रसूख रखने वाले एक मजबूत शख्स ने या एक मजबूत रियासत ने या किसी भी मजबूत चीज़ ने बना दिया है और आपको कमांड कर दिया है और आपको डायरेक्शन दे दी है कि ये फॉलो करना है, ये नहीं करना। और अगर तुमने इसकी पासदारी ना की, अगर तुमने इस कानून पे अमल ना किया तो तुम्हारे खिलाफ सैंक्शन लग जाएगी। तो ऑस्टन के मुताबिक या दीगर जो लीगल पॉजिटिविस्ट हैं उनके मुताबिक कानून सिर्फ वो है जो एक अथॉरिटी की तरफ से कह दिया जाए। अगर मैंने जो बोल दिया वो कानून है, तो इसी तरह जो पावरफुल है सबसे ज़्यादा गेम के अंदर, जो उसने कानून बना दिया वही कानून है। अब अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें यूनाइटेड नेशंस का, अक़वाम मुत्तहिदा का, तो उसमें लिखा हुआ है कि तमाम कंट्रीज़ को बराबरी की सतह पे तमाम नेशंस को डील किया जाता है। लेकिन जनरल असेंबली में तमाम कंट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और
पहले भी मैंने ये बात की है कि उन 5 की जो राय है वो बाकी पूरी दुनिया भर पे हावी है, और उन 5 में से अगर आपके पास एक की भी हिमायत हासिल है तो आप कुछ भी करते रहें, दुनिया कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका की मिसाल ले लीजिए कि इराक पे हमले से पहले अमेरिका ने यूएन से पूछा भी नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल के बड़े बयान कोफी अनान के भी आए और लोगों के आए कि ये जस्ट वॉर नहीं थी, ये लीगल वॉर नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि ताकत उनके पास मौजूद है। दूसरी चीज़, आप लोग जो कंप्लेन करते हैं वो इसराइल की कंप्लेन करते हैं कि एनपीटी में इसराइल ने साइन नहीं किए हुए। अब वैसे जो एनपीटी जो 1968 का ट्रीटी है उसमें 4 ममालिक ने साइन नहीं किए हुए। एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है, एक इसराइल है और एक नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन किए थे, बाद में उससे निकल आया था। तो ये चारों कंट्रीज़ में से देख लीजिए कि इंडिया को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी जो है ना वो एक इनिशिएटिव भी इंडिया ने स्टार्ट किया। उसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत शोर किया कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर रहे हैं। इसराइल के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि वो वहाँ पर स्टॉक पाइल अपना बिल्ड करते जा रहे हैं, और इसके अलावा पैलेस्टीनियन टेरिटरी को एक्वायर करते जा रहे हैं। उन पे अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाता, हमारे खिलाफ बात करता है, हमें FATF की लिस्ट में डाल देते हैं। और जो बाइडन का ये बयान जो आया ये भी आप नोट कर लीजिए कि FATF में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की अप्रोच होती है किसी मुल्क की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरफ जाती हैं। तो अब कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि आप रोएं, आप पीटें, आप इंसाफ की अपीलें करें या जो भी करें, किसी भी चीज़ में कोई वज़न नहीं है, बिकॉज इट्स अगेन अ मैकियावेलियन एंड अ हॉबीजियन वर्ड। जो थॉमस हॉब्स ने दुनिया का विजन बताया था ना कि नास्टी, ब्रूटिश और सॉलिटरी और शॉर्ट, वही वाला एक स्टेट ऑफ नेचर का पैराडाइम है ये। और जो मैकियावेली ने बताया था कि पॉलिटिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स, वही चलता है दुनिया के अंदर। अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी आप 100 साल तक मार खाते रहेंगे, क्योंकि आप अखलाकियात की और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर दुनिया की कम्युनिटी से चीखें मार के अपीलें करेंगे, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? बिकॉज यू लैक पावर। अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक तरीका है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, पावर को बढ़ाओ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा डेंजरस कंट्री दुनिया में है, अगर वो इन्वेजन्स की हम बात करें, जिन्होंने दूसरे मुल्कों के अंदर घुस के अब फ़ौजें घुसाई हैं, मारा है उन लोगों को और अमन व अमान ख़राब किया है, मिडल ईस्ट के अंदर कितनी रिजीम्स ख़राब की हैं, टॉपल की हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका का नाम जहन में आता है आजकल। लेकिन चूँकि ताकत उनके पास है, इसीलिए डिफ़ाइन भी वो करेंगे। अगेन इट इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरन कि डिफ़ाइन भी वो करेंगे कि कौन सा कानून है और कौन सी लाकानूनियत है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पैरानोया हमेशा से रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक सिविल वॉर की कंडीशन में रहा है। हमने देखा कि जैसे ही अफ़गान तालिबान का रुख पाकिस्तान की तरफ होना शुरू हुआ, यानी कि जैसे ही अफ़गान वॉर ख़त्म हुई, तो उसके बाद से पाकिस्तान में एक बदअमनी की लहर देखते हैं हम। और यहाँ पर पिछले 20 सालों के अंदर बहुत से टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, चाहे वो PNS मैरान पे हो या और FC के अगेंस्ट अटैक्स होते हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अगेंस्ट होते हों। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका खौफ कहाँ पर लाए करता है? वो यहाँ पर लाए करता है कि पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं, जैसे तालिबान हैं, या फिर अभी रिसेंटली सवात के अंदर आपने देखा दोबारा से एक रिवाइवल नज़र आ रहा है तालिबान का, जहाँ पर दोबारा से सेटल उनको करवाया जा रहा है या वो खुद कर रहे हैं। ये किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम। लेकिन पॉइंट यही है कि जिस तरह 2008 में तकरीबन कोहाट तक पहुंच चुके थे तालिबान और इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर के फासले पर रह गए थे, तो दुनिया ने पैरानोया का शिकार नहीं होना तो और क्या होना है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल भी है, तो ये ना हो कि ये जो रोग एलिमेंट्स हैं सारे ये उस पर काबिज हो जाएं, जो कि इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अपरेटस है न्यूक्लियर सिक्योरिटी का वो इतना वल्नरेबल नहीं है कि कोई भी आके उसको एक्सपोज कर देगा। लेकिन दुनिया का पैरानोया इसलिए है कि वो आपको अभी भी एक हार्ड लाइनर कंट्री के तौर पे देखते हैं। सॉफ्ट इमेज आप मेंटेन नहीं करते, आपके यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, आपकी कोई एंटरटेनमेंट की एक्सपोर्ट नहीं है, आपकी सॉफ्ट पॉलिटिक्स नहीं है, और आपके पास कल्चरल एक्सपोर्ट्स कोई नहीं है कि आप दुनिया को ये कन्विंस करें कि पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन के बजाय कुछ और भी हो रहा है। एक मलाला यूसुफजई यहाँ पर आती है और उसको भी आप सारे मिलकर गालियाँ देते हैं और उसके खिलाफ जो है फतवेबाजी होती है। तो इसीलिए दुनिया का इमेज अब तक वहीं पर स्टैगनेंट है कि ये अब भी एक हार्ड लाइनर मुल्क है, और इसको या तो वाकई एक बहुत बड़ी कल्चरल रेवोल्यूशन से आप चेंज कर सकते हैं या फिर पावर एक्वायर करके चेंज कर सकते हैं। और पावर अगर आपके पास है, जिस तरह रशिया के पास है, तो यूक्रेन पे अटैक कर रखा है उन्होंने, लेकिन कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये पॉइंट है
कि ये डेलूजनल थिंकिंग को बंद करें कि दुनिया इंसाफ की पर मबनी होती है और अमेरिका ज़्यादती कर रहा है, इसराइल और हिंदुस्तान और अमेरिका मिले हुए हैं और हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। इस नैरेटिव से, इस डेलूजनल नैरेटिव से, इस अंधेपन का शिकार जो आप हुए हैं, इससे निकलेंगे ना, तभी रियलिटी और तभी 21वीं सदी की दुनिया में रह सकते हैं। जब पावर एक्वायर करने की तरफ ध्यान होगा, इकॉनमी स्ट्रेंथन करने की तरफ ध्यान होगा, ना कि कंस्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ने की बात करेंगे। क्योंकि अगर सच बोलेंगे अपने आप से, तभी अपनी जो खामियां हैं उनको दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। क्या बात है भाई साहब, बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया कि भाई साहब इस्तेमाल है पावर का। तो अमेरिका के पास पावर है, जिस तरह मर्जी वो ना हवाओं का रुख बदल दे, पानी का रुख बदल दे, सबका बदल दे। सही बात है। और भाई साहब देखा जाए तो हथियारों का भी रुख बदल, सारा कुछ ही है भाई साहब। जो मेन मसला तो हथियारों का ही है ना। अरे वो देखा कानून जो पास किया न्यूक्लियर वेपन वाला, कि जिन्होंने इस तरीके से पहले जो बनाए गए वो सही है जी, बाद में जो बनाया गलत है। क्योंकि जो अमेरिका ने बनाया वो सही है, बाकी जो बना रहे हैं वो गलत है। बहुत अच्छे भी, ताड़ियां हो जाए। बाकी भाई साहब ये है कि पाकिस्तान में खामियत हैं, ये हम मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सबसे जो बड़ी खतरनाक चीज है ना, वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। चाइना में अभी ये सिस्टम चल रहा है ना, तो भाई साहब देख लो, चाइना की इकोनॉमी धड़म से नीचे गिर गई। क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, आवाम में खलबली मच जाती है कि बंदा आवाम तो भी समझते हैं, वो जिस तरह रुख मोड़ना चाहे मोड़ सकता है, मोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे आप तो आवाम तो कुछ भी यही तो बात है भाई साहब। जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है किसी भी कंट्री में हो, तो वहाँ पे हालात खराब है, कोई कारोबार चलता नहीं, ऊपर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, पता नहीं कौन आके कौन सा कानून लगा दे भाई। सही बात है। तो इन्वेस्टर भी बोलेंगे हम किसके साथ साइन करें, हो सके हम कल को साइन करें, परसों को किसी और की हुकूमत आएगा, वो हमारे जो कारोबार के साइन हुए हैं या हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं अचानक से पॉलिसियां चेंज कर देते, ऊपर से जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके तो क्या करें, उसकी वजह से भी नहीं आते भाई। और बाकी भाई साहब ये है कि जिस तरह तालिबान का भी पंगा है हमारे साथ भाई, कि वो पाकिस्तान ने जब तालिबान कैप्चर करके उनको हुकूमत में लाया पावर में, उससे पहले पाकिस्तान के हालात कुछ ठीक थे। भूख और गुर्बत तो थी भाई साहब, क्योंकि तब भी कर्जे लेकर ही चला रहे थे कंट्री। लेकिन उनके आने के बाद पाकिस्तान पे जो हमले पहले से भी हो रहे, 20 साल से हो रहे हमले, पहले से भी हो रहे हैं, लेकिन उनके आने के बाद हमले जो है वो बढ़ गए। ये भी देखा जाना तारक भाई, तालिबान के जो बॉर्डर है और कंट्री के साथ ही मैच करता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें इस्तेमाल किया था, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, इसलिए वो आज बदला ले रहे हैं। हालांकि आज देखा जाए इंडिया के साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हैं, हर किसी के तरह के मुआहदे कर रहे हैं, वो रूस के साथ मुआहदे कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो खिलाफ है, सिर्फ पाकिस्तान उनको जो पहले नुकसान किया है या उनको जानने वाली जिस तरह का नुकसान है वो भी उसका खमियाजा में भुगता, और ऊपर से जो हमने पैसे लेकर तालिबानों को सपोर्ट किया और बाद में जो पैसे बंद कर दिए, तो उनको उन्होंने बोला हमें और थे, जब हमने बोला भी हमने हमारे पास नहीं, तो हम उल्टा हमारे ऊपर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। ऐसा है ना कि पाकिस्तान ने रशिया को निकलवा के उधर अमेरिका को लाकर बिठा दिया, एक पावर को निकाला दूसरी को बिठा दिया, तो बेचारों को नुकसान तो हुआ ही है भाई साहब। ये बात सच है कि अफगानिस्तान का नुकसान हुआ है और उसकी तरक्की उसमें तो भला हो इंडिया को उसने, और पाकिस्तान जो अपने लिए कानून और रखना चाहता है और अफगानिस्तान के लिए और रखना चाहता है, ये ऐसे तो नहीं ना भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जा सकते। बाकी ये भाई साहब के पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन जो है भाई साहब सेफ हाथों में, उनको कोई खराबी नहीं। और इस स्टेटमेंट का मैं भाई अपने आप से एक मतलब निकाला था, हो सकता है इंडिया को मैसेज देने के लिए हो कि भाई पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है, अगर उनकी मेंटेनेंस या सही तरीके से खर्चा नहीं हो पाया तो भाई साहब उसका खतरा हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान को एड दिया जा रहा है। ये भी हो सकता है पॉइंट। बाकी दुनिया जो है भाई साहब हर बंदा उस पॉइंट को, ये क्या बाकी हर बंदे की सोच जो है ना भाई साहब डिफरेंट है, हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से ना उस पॉइंट को लेता है जी। जिस तरह सईद मुजम्मिल ने अपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बिल्कुल सही है। अमेरिका वो कहते हैं ना राइट इज माइट, माइट इज राइट, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई साहब लाठी जो है वो अमेरिका के पास है,
वो जो मर्जी करे उसका जायज है, अगर कोई दूसरा कंट्री करे तो वो भाई गलत। ये है उसके अपने बनाए हुए कानून। बाकी भाई साहब एक ना कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के लीडर इकट्ठे थे, बुश का दौर था, तो ये बुर्दगार ने ना उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि अगर दुनिया में कोई शैतान है ना, कोई दहशत फैलाना चाहता है, तो वो ये आदमी है, ये तो भाई है उस समय साफ ज़ाहिर है भाई। उस समय कहा था। तो सही है भाई साहब, शैतान होने वाला तो काम पूरी दुनिया को लड़वाता है, कौन अपने हथियार को बेचते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मसला ये हल नहीं करवा सकते। एशिया आपस में मुत्तहिद नहीं हो रहा, ये तो इनकी प्रॉब्लम क्या मजा है? भाई साहब, और वो ये- मुत्तहिद होने भी नहीं देते, नहीं होने देते। ऐसे ही तो ये आज मुत्तहिद यही हो तो जाए। उनकी पुलिस ही है भाई लोग, इसी वजह से उस क्या पुलिस मजा का तो है? फायदा उठा रहे हैं। तुमने इस देखा वजह से कभी- एशिया पीछे से पीछे जा रहा जब है। से देखो मैं- सुपर पावर जहाँ पर ज्यादा कंट्री है, लोग ज्यादा हैं, एरिया ज्यादा है, फिर भी दूसरे हर लिहाज से भाई ये साहब, पीछे ही है। तुम सिर्फ देख लो अमेरिका की वजह से पीछे है। अमेरिका की धरती पे कोई जंगे नहीं होती। हाँ। ये सारी दूसरी दुनिया में जंगे जाके लड़ता रहता है, कभी रशिया में, कभी अफगानिस्तान में, कभी जापान में, कभी किधर किधर वो जाके जंगे लड़ते रहते। तो ये भाई वेस्ट एशिया को कितना नुकसान पहुंचाया इसने। सूडान हो गया, मिस्र हो गया, और शाम, सभी पर यही करता है। जो पावर का इस्तेमाल है ना भाई, वो गलत किया जा रहा है। बाकी जिस तरह वो यूएन सिक्योरिटी में जो दिए गए 5 मेंबर वो कितनी नाइंसाफी पड़ी। तो सही बात है। जनरल असेंबली के अंदर 193 मेंबर हैं और जो सिक्योरिटी थ्रेट के रिलेटेड उसके अंदर 5 है, और वो भी उसके जो करीबी हैं, जिससे वो मर्जी जिस तरह का फैसला उसके लेना चाहे ले करीबी सकते हैं। जिसके भी एक करीबी कंट्री जिस तरह इंडिया के साथ रशिया है, वो जी वीटो डाल देता है। पाकिस्तान के साथ चाइना है, वो कर देता है। तो ये ताकत का भाई साहब गलत, जिसके हाथ में भी ताकत है वो गलत इस्तेमाल करता है। और जब तक ताकत का गलत इस्तेमाल होता रहेगा, दुनिया में अमन अमन बिल्कुल नहीं कायम आएगा। नहीं होगा। हर बंदा अपना फायदा देखता है। जिस तरह इंडिया ने अच्छा तारा अमेरिका से तो इंडिया ने- रूस अच्छा था ना, रूस सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर उसने कब्जा किया और किसी कंट्री को उसने ना इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जब उसके पास पावर थी। और जब से अमेरिका के पास है तब से ना पूरी वर्ल्ड के अंदर अनस्टेबिलिटी है, लड़ाई झगड़े फसाद है। जिसको मर्जी चाहे सपोर्ट कर दे, जिसको मर्जी चाहे बुरा भरा बोल दे, ऐसे ही। उसकी अपनी मोनोपोली है एक किस्म तो भाई की, साहब, और उससे वो फायदा उठा रहा तो है। सुपर पावर बनने का यही तो यही वो है। कहते हैं ना, पावर वो प्लग एंड प्ले, मतलब देखो पैसा फेंको और तमाशा देखो। हाँ। वो क्या करता जी, पैसा फेंकता है, उनको आपस में लड़वाता रहता और खुद जो दूर जाके बैठता रहता है। और यही वो कर रहा है। ऐसी बात है। इंडिया और पाकिस्तान का इतना हालात खराब है, आपस में इतनी जंगी हो और गई। इस पुलिस की वजह से वो भी सुपर पावर की हाँ, सीट पर बैठ रहे ऐसे- हैं। जी आज खत्म हो जाए ना पुलिस उनकी, तो उनको इतनी ज्यादा देर टिकने कोई नहीं देगा। यार इंडिया और पाकिस्तान का वो मामला से नहीं सुलझा सकते। सुलझा सारे कंट्री अगर बैठ मिलकर बैठ जाएं हाँ। और एक साइड पे मामला असल लगा में दे, वो चाहते ही नहीं है। यही तो बात है। वो तो अमन अमान को कायम रखना चाहते ही नहीं है, तो ही वो तो अब जैसे बयानात दे रहे हैं, कभी इंडिया के खिलाफ, कभी पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी भाई पाकिस्तान में जो खामी है वो है जो रीजन को लेकर एक्सट्रीमिज्म जो कट्टरपंथी है, वो है भाई साहब बहुत खतरनाक है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ना वो प्रमोट नहीं किया जाता। मसलन फिल्में चलती थी, लेकिन अब वो ऐसे ही समझो कि ना के बराबर है। कोई ऐसा मतलब जो टूरिस्ट को जो वो करते हैं आकर्षित करे कि उनके जो ध्यान बटाए कि इधर भी पाकिस्तान में भी आओ, वो चीज भी नहीं है। जब कट्टरपंथी हो जाए, जब वो श्रीलंका वाले जो केस हुआ था, ब्लास्फेमी वाला केस हो जाता है, भाई साहब ये चीजें जो है ना, ये बड़ा लोगों में डर पैदा कर देते हैं। भाई अगर हमसे कोई अचानक गलती हो जाए, कोई गलती हो गई तो भाई हम तो उधर मारे जाएंगे, तो भाई कोई बंदा आता ही नहीं इधर। तो ये बहुत बड़ी खामी है भाई साहब। इंडिया की देख लो, कट्टरपंथी उधर भी बहुत है, लेकिन धर्म के नाम पे कोई बंदा बाहर से आता है तो उसको इस तरह नहीं मारते, टारगेट नहीं करते। ये तो देख लो, हर साल करोड़ों लाखों करोड़ों जो है ये टूरिस्ट आते हैं। तो हमारे यहाँ भी देखा जाए उसकी इज्जत लूट ली जाती है, उससे पैसे ज्यादा बटोर ली तो जाती इंडिया में भी है। कई दफा लूटी गई, वो होता है। बाहर के कंट्री में भी लूट लेते हैं भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन हमारे ये यहाँ कि भी ज्यादा उधर- उछाल दिया जाता है, हमारा जो उधर मीडिया भी है वो उछलता है, करता उधर भी उछल जाता है, ये फर्क पड़ता है। लेकिन इससे बड़ा फर्क पड़ता है, डर पैदा हो जाता है भाई कि बंदा कोई भी अगर लड़की हो तो वो खास करके
वो नहीं आएगी, कहेगी भाई क्या जरूरत है, इज्जत लूटेंगे और ऊपर से वो मार भी देते हैं। पाकिस्तान में तो वो मार भी दिया था, सही बात। इज्जत लूटी और मार डाला कि किसी को बताए ना। बताओ। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं भाई साहब, डर पैदा हो जाता ऊपर है। से भी हम जिस तरह कठपुतली हैं अमेरिका की, इस हिसाब से कठपुतली हैं अमेरिका के नहीं, हम कटली हैं डॉलर की, पैसे की। वही चाइना बात दे है, उसके सामने के पास ही है ना, वो तो हमारी वैल्यू नहीं है दुनिया के सामने, ना है हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ऊपर से हमारी इकोनॉमी नहीं है, ऊपर से हमारा जो ज़हन है ना, ज़हनी तौर पे हम कैद हैं। यही तो बात उससे है। निकलेंगे तो भाई हम ये किसी साइड पर जाएंगे। ये सियासी लोग आपस में लड़ना छोड़ देना, तो सब सियासी एक पार्टी बात चाहते हैं कि है ना 100 हो गए, बाकी जो इतने 22 करोड़ है वो तो सुलझ जाए, समझ जाए कि ये हमारे साथ ये किस वो तरह का 5 खिलवाड़ पावर भाई खेल रहे हैं। साहब, जिसके पास पावर है वही कानून बनाएगा। कैसी बात, तू तो क्या फिर कर हमारे सकता यहाँ है? भी अमेरिका के लोग बैठे ही है ना, अमेरिका की तरह नहीं, की सोच अमेरिका लोग के हैं। नहीं है भाई, अमेरिका लोग की पूरे तरह कंट्री की को सोच घुमा है। रहे हैं, ये 4 बंदों को नहीं घुमा सकते, सारा कानून अदालतें उनके कब्जे में है, वही देखो। वो सारा इलेक्शन वो अपनी पैर मर्जी जा से- रहे हैं, जलील हो रहे हैं, आवाम इनको चोर लुटेरे फलाना बोल रही है, और जो हमारी अदालतें वो फैसला कर रही है कि ये निर्दोष है, इनके ऊपर कोई केस नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अदालतों का ये फैसला, हमारी पब्लिक जो कुछ ना कुछ सूझ पब्लिक को रखती है, वो जो- जाओ चुकी जो वाकई लुटेरे हमें लूटने वाले। चलो जी ठीक है, अच्छी लगी वीडियो देख के, और पाकिस्तान को भी स्टैंड लेना चाहिए ताकि जो ऊपर उठे अपने जो है हालात सही करे, अपनी तब ताकत जाके को बढ़ाए और अपनी वैल्यू को बढ़ाए, बढ़ाए। तभी जाकर लोग आंखों में आंखें डाल इकॉनमी सही करे और लोग इस बार के कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा करे, तब जाके ठीक होगा। वरना जो है भाई साहब किसी की कठपुतली वो डमरू के आगे नाचेगा ना, कुछ तो भी सारी नहीं होगा। जिंदगी ऐसे ही रह जाए। तो ठीक है, तब तक तो भाई साहब जिस तरह मदारी का बंदर होता है ना, वही नाच नाचता रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।